अन्नदाता, 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता, लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने, पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। प्याज की करें वैज्ञानिक तकनीक से रोपाई। अधिक फल उत्पादन के लिए नींबू के बाग में जरूरी कार्य। किसान भाइयों, प्याज एक महत्वपूर्ण मसाला है। इसमें प्रोटीन और कुछ विटामिन अल्प मात्रा में रहते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत से औषधीय गुण भी पाए जाते हैं और अभी इसकी रोपाई का उपयुक्त समय है। तो आप प्याज की उन्नतशील किस्मों का चयन कर वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जबलपुर के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर NK सिंह। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा प्याज की खेती पर। प्याज गर्मी की प्याज जो किसान भाई लेते हैं, कई किसान भाइयों ने गर्मी की प्याज जो है के लिए नर्सरी भी डाल दी होगी। कुछ किसान भाइयों के यहाँ हो सकता है उन्होंने रोपाई करना भी प्रारंभ कर दिया हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में के विभिन्न क्षेत्रों में प्याज की खेती काफ़ी बड़े पैमाने पर की जाती है। और जो किसान भाई गर्मी में प्याज की खेती करते हैं उनको जो है जो इस समय गर्मी के लिए जो उपयुक्त प्रजाति हैं उनका चयन करें। गर्मी के हिसाब से यदि हम देखें तो प्याज के लिए एग्री फाउंड लाइट रेड प्रजाति बहुत ही उत्तम है, क्योंकि इसकी जो कीपिंग क्वालिटी, रख रखाव की जो क्वालिटी है, स्टोरेज क्वालिटी जिसको हम कहेंगे, भंडारण के लिए उपयुक्त होती है। अब आइए बात करते हैं भूमि के चयन और तैयारी की। तो प्याज की खेती विभिन्न प्रकार की मृदा में की जा सकती है। प्याज की खेती के लिए उचित जल निकास और जीवांश युक्त उपजाऊ वलुई दोमट भूमि जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के मध्य हो सर्वोत्तम होती है। प्याज को अधिक क्षारीय या दलदली मृदा में नहीं उगाना चाहिए। प्याज के सफल उत्पादन में भूमि की तैयारी का विशेष महत्व है। इसीलिए खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करना चाहिए। उसके बाद 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर या हैरो से करें। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा जरूर लगाएं, जिससे खेत में नमी सुरक्षित रहे। किसान भाइयों, प्याज की खेती में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी हम जो है प्याज के लिए खेत तैयार करें, और खेत तैयार करते समय 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर के मान से हम डालें और खेत में जो है अच्छी तरीके से जुताई करके मिला दें। इसके साथ साथ जो NPK 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 60 से 80 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता प्याज के लिए होती है। और इसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा रोपाई के समय और आधी मात्रा खड़ी फसल में एक बार में हम देते हैं। फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा हम रोपाई के समय ही देते हैं।
सल्फर काफ़ी अच्छी मात्रा में चाहिए होता है। इसमें सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की प्रचुर मात्रा होती है। तो हम 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के मान से जब सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग करते हैं तो सल्फर की आवश्यक मात्रा हमारी फसल को मिलती रहती है। साथ ही साथ आगे जो बात आती है कि नर्सरी की रोपाई हमें कब करना है, तो नर्सरी की रोपाई जो है सामान्यतः 1 महीने पुरानी नर्सरी की रोपाई की जाती है। उसके लिए कई बार ये देखा जाता है कि किसान भाई जो है नर्सरी उनकी पुरानी हो जाती है, 1 महीने से अधिक अवधि की हो जाती है। ऐसी अवस्था में हम जो नर्सरी के ऊपर से लगभग 1-1.5 इंच ऊपर से जो है हम पूरी नर्सरी को काट दें और काटने के बाद फिर उस नर्सरी को उखाड़ करके हम रोपाई के लिए उपयोग करें। किसान भाइयों, प्याज का अधिक उत्पादन लेने के लिए फसल को रोगों के प्रकोप से बचाने की जरूरत होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए रोपाई से पहले प्याज की पौध को उपचारित करने के लिए कार्बेंडाजिम दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाएं। उसमें प्याज की पौध को उपचारित कर लेना चाहिए, जिससे प्याज की फसल को रोगों के प्रकोप से बचाया जा सके। और उस घोल में 10 से 15 मिनट या 20 मिनट तक हम जड़ों को डुबो करके रखें और डुबो के रखने के बाद फिर हम इनका जो है रोपण जब खेत में करेंगे तो हमारी फसल आगे रोग मुक्त रहेगी। इसलिए रोपाई के लिए जो कतार से कतार की दूरी है वो हमें 15 से 20 सेंटीमीटर रखना चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर मेंटेन करना चाहिए। और रोपाई हमेशा क्यारियों में करनी चाहिए ताकि बाद में निदाई गुड़ाई या अन्य शस्य क्रियाएं करते समय हम जो है आसानी से ये सारी क्रियाएं कर सकें। इसके लिए क्यारियां हमारी 6 से 8 फीट चौड़ी और लंबाई अपनी सुविधानुसार हम रख सकते हैं। तो इस प्रकार हम क्यारियों में अपनी इस नर्सरी की रोपाई करें और सिंचाई का विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे गर्मी का अब सीजन प्रारंभ हो रहा है और इस समय नमी हमारे खेत से बहुत जल्दी जाने लगती है। तो सिंचाई एक निश्चित अंतराल पे 1 हफ्ते या 10 दिन पे जैसा आवश्यक हो हम सिंचाई समय समय पर निश्चित अंतराल पर करते रहें। प्याज की फसल को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए कुल 3 से 4 निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। प्याज के पौधे एक दूसरे के नजदीक लगाए जाते हैं, इसीलिए खरपतवार नष्ट करने के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाना उचित होता है। इसीलिए पेंडिमिथालिन दवा की 3.5 लीटर मात्रा को 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई के 3 दिन पश्चात छिड़काव करें। यदि आप रोपाई प्रबंधन का अक्षरशः पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हम प्याज की एक स्वस्थ और अच्छी फसल प्राप्त करेंगे। एक अच्छी फसल हमारी रहेगी और आगे चल करके जो जब इसमें कंदों का विकास सम्यक रूप से होगा तो हमारे जो फसल की उपज है हमारे अपेक्षा अनुसार काफ़ी अच्छी फसल हमें प्राप्त होगी। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। नींबू के बाग में अच्छी उपज वही किसान ले पाते हैं जो बागों की देखरेख पर विशेष ध्यान देते हैं, और इस समय नींबू के बागों की विशेष देखरेख करने की जरूरत भी है, तभी आने वाले दिनों में अच्छी उपज मिलेगी। तो इस समय आप नींबू के बाग में कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, इस बारे में बता रही हैं डॉक्टर ममता कुमारी।
बहुवरीय फसल, बहुत ही बृहद शब्द है, एक शब्द में कई चीज़ें समाहित हैं। नींबू में नींबू भी आता है, जो हम लोग आम शब्द में नींबू घर में उपयोग करते हैं। संतरा भी आ जाता है, मौसमी भी आ जाता है, टाभा नींबू भी आ जाता है इसमें, जिसको गागल कहते हैं। और इसमें अलग अलग मौसम में अलग अलग किसानों को प्रबंधन करना चाहिए। जैसे अभी ठंड चल रहा है और जैसे ही ठंड ख़त्म होगी, पौधों में आपका फलन प्रारंभ हो जाएगा, फूल आना प्रारंभ हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने बागों की सफाई करें, बगीचे की सफाई रखें, चारों तरफ जड़ के चारों तरफ अपना थल्ला का सफाई कर ले, उसमें किसी प्रकार का घास खरपतवार ना हो। यह बहुवर्षीय बागवानी फसल है। अच्छी उपज लेने के लिए नियमित रूप से खाद और उर्वरक देना चाहिए, जिससे पौधे का विकास अच्छी तरह से हो और अच्छी गुणवत्ता के फल प्राप्त हो। पौधे को प्रथम वर्ष 10 किलो गोबर की खाद, 1 किलो नीम की खाद का भी प्रयोग बहुत लाभकारी होता है। इसके अतिरिक्त 250 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व वर्ष में एक बार पौधों को देना चाहिए। घुलनशील उर्वरकों के छिड़काव से पैदावार काफी अच्छी मिलती है। साधारणतः आम नींबू में समस्याएं आती हैं कि नींबू में जहां अगर कभी किसान गलती से पानी वाले जगह में लगा लेता है तो उस पर बहुत सारे वाटर सूट्स उगते हैं। फूल आने से पहले अभी किसान भाइयों के लिए सबसे जो आवश्यक है कि सर्वप्रथम इस तरह के तना का चयन करें और उसको वो कटाई छटाई करके हटाएं, और कटे भाग पर हमेशा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लेप जरूर लगाएं। खेती में हो सके तो ड्रिप सिंचाई का उपयोग करना चाहिए। बाग में बरसात का पानी का रुकाव न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। बाग को खरपतवार मुक्त रखना चाहिए। इसके लिए पौधों के आसपास 1 मीटर तक खुदाई कर थाला बनाएं और पौधों के मुख्य तने को बोर्डो मिश्रण से पुताई कर दें। बाग में कैंकर, श्यामवर्ग, गोंद रिसाव जैसे रोगों के साथ साथ अनेक प्रकार के विषाणु जनित रोग लगते हैं। दूसरा, हमारे नींबू में आप गौर करते होंगे कि जब हमारा नींबू फलता है तो नींबू पर छोटा छोटा छिद्र टाइप होता है, वो सिट्रस कैंकर होता है। उसको पहचानने का कोशिश करें। नींबू की पत्तियों पर आप देखते होंगे कि छोटा छोटा छिद्र होता है, और इस तरह का नींबू की पत्तियों पर होता है, तना पर होता है, और इसका पहचान हमको कर लेना चाहिए। और सर्वप्रथम अगर कम दिखाई दे रहा है तो उसकी कटाई छटाई कर दें। कटाई छटाई कर देने के बाद उसे मिट्टी में दबा दें, और किसी भी बैक्टीरियल एंटीबैक्टीरियल दवा का, जैसे टेट्रासाइक्लिन है, इस तरह का दवा बाजार में मिलता है, इस प्रकार का दवा का स्टिकर और शैम्पू मिला करके आप अपने पौधों पर छिड़काव करें। इस प्रकार सिट्रस सैला, नींबू की तितली, लीफ माइनर, सफेद मक्खी, छाल खाने वाले कीट, थ्रिप्स, मिलीबग जैसे कीट भी मौसमी की उपज को प्रभावित करते हैं। तितली के गीडार नई पत्तियों को काट कर खा जाते हैं, जबकि सैला पत्तियों की रस चूस कर पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए कीड़ों को चुनकर मारें और पौधों पर मोनोक्रोटोफास दवा छिड़काव करें। किसी भी आप कीटनाशक का छिड़काव करें, खास करके वैसे कीटनाशक का छिड़काव करें जो सिस्टमिक होता है, जो प्लांट सिस्टम में, पौधे के सिस्टम में, पौधा में शामिल होकर के काम करता है। इस तरह के कीटनाशक का प्रयोग करें, और प्रयोग करके तब आप अपने बगीचे में पटवन अभी करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं है। फल जब पकड़ ले तो आप उसमें पटवन कर सकते हैं। फल पकड़ने के बाद आप इसको पटवन करें, ताकि आप जो को फल फटने की समस्याएं आती हैं वो हमारे किसानों को फल फटने की समस्याएं ना आए। और कोशिश करें कि नींबू आप वैसे समय में निकालें जिस समय में उसका बाजार का मूल्य अच्छा हो मिलता है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जिन किसान भाइयों ने सरसों की देरी से बुआई की है, उनकी फसल अभी फूल और फली बनने की अवस्था पर है, जो इस फसल से अच्छी उपज लेने के लिए जरूरी है कि फसल में किए जाने वाले कार्य को सही तरीके से किया जाए। अगर फसल प्रबंधन ठीक से नहीं होगा तो उपज में कमी आएगी। इसलिए आप कैसे करें सरसों की फसल में किए जाने वाले कार्यों को, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान जिला शहडोल के विषय विशेषज्ञ रामेंद्र कुमार सिंह। किसान भाई राम राम। अभी वर्तमान में सरसों की फसल जो जिन किसान भाइयों ने लगाई है उनके लिए समसामयिक सलाह दी जा रही है। अभी सरसों में फली बनने की अवस्था आ रही है। सरसों में दो मुख्य क्रांतिक अवस्थाएं रहती हैं जिसमें सिंचाई की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। एक तो पुष्पन अवस्था और दूसरा फली बनने की अवस्था। अभी वर्तमान में पुष्पन अवस्था का समय जा चुका है, फली बनने की अवस्था फसलों में देखी जा रही है, जिसके लिए किसान भाइयों से आग्रह है कि पानी अवश्य दें। जिनके पास सिंचाई का साधन है वो अवश्य दें। उसका ध्यान रखें कि पानी का व्यर्थ इधर उधर बहाव ना हो और जल का भराव ना हो। जल भराव होने से जल गलन का स्थिति बन जाती है और सरसों की फसल नुकसान हो सकता है। अतः किसान भाई पानी लगाने के बाद समय पे वहाँ पे उपस्थित रहें और पूरा पानी लगाने के पश्चात ही खेत छोड़कर अपने अन्य स्थल पर जाएं। किसान भाइयों, किसी भी फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसल को कीट और रोगों के प्रकोप से बचाना जरूरी होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरसों की फसल में इस समय आने वाले कीट और रोगों की पहचान करके जल्द से जल्द नियंत्रण करें। दूसरी अवस्था आती है फली बनने के बाद। माहू कीड़े का सबसे ज्यादा प्रकोप सरसों की फसल में देखने को मिलता है। इसके लक्षण है कि वो छोटे छोटे काले काले दाने की तरह पूरे फली पर चिपक जाएंगे, पत्तियों पे चिपके रहेंगे और उनके वहाँ पे थोड़ा थोड़ा चिपचिपा सा आपको पत्ती या फली पे महसूस आएगा, जो समझ में आ जाएगा कि ये माहू कीड़े का प्रकोप हो गया है। माहू कीड़े के प्रकोप का नियंत्रण के कई उपाय हैं। पहले तो मैं किसान भाइयों को प्राकृतिक के संबंध में बताऊंगा, जिसमें प्राकृतिक रूप से इनका उपचार किया जा सकता है। उसके लिए एक नीमास्त्र होता है। नीमास्त्र में नीम का आप पत्ती ले लें और उसको भी इसी विधि से 1 लीटर में आधा किलो नीम का पत्ती को उबालें और उसका जब पानी आधा आपका हो जाए तो उसको आप उसका अर्क को जमा करके टंकी में डालकर 40 से 50 ml के हिसाब से प्रति लीटर के हिसाब से उसका भी छिड़काव करेंगे। ये भी लाभप्रद है। अगर इन दोनों उपाय अपनाने के पश्चात भी अगर रोकथाम नहीं होता है तब किसान भाई जाकर रासायनिक दवा को उपयोग करें। रासायनिक दवा इसमें सिस्टमेटिक दवा जो होता है इमिडाक्लोपीड 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से अथवा थाइमोथेक्साम ये 0.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव करें, जिससे कि माहू कीट का प्रकोप रोका जा सकता है। सरसों का सफेद रतुआ रोग, इस रोग से पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर सफेद रंग के फफोले बनते हैं। रोग की उग्रता बढ़ने पर ये आपस में मिलकर और नियमित आकार के दिखाई देते हैं। पत्ती को ऊपर से देखने पर गहरे भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। कभी कभी रोग फूल और फली पर केकड़े के समान फूला हुआ भी दिखाई देता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए बीजों को उपचार करके ही बुआई करना चाहिए। इसके अलावा रिडोमिल MZ 72, WP और मैंकोजेब 1250 ग्राम प्रति 500 लीटर पानी में घोल बनाकर 2 छिड़काव 10 दिन के अंतराल से 45 और 55 दिन की फसल पर करने से रोग का नियंत्रण किया जा सकता है। और जनवरी माह के अंतिम और फरवरी के शुरुआत में ही अचानक से टेम्परेचर ऊपर की ओर जाता है, जिससे सरसों का फसल की पत्तियां गिरने लगती हैं और उस समय एक बहुत ही बृहद बीमारी आता है, उसका नाम है पाउडरी मिल्ड्यू। इसका पहचान ये है कि आपके पत्तियों पे और पौधे के आसपास सफ़ेद सफ़ेद स्पॉट दिखेगा, भुभुतिया टाइप का एक पाउडर चूर्ण दिखेगा, तो समझ लीजिए कि पाउडरी मिल्ड्यू का प्रकोप हो चुका है। इसके रोकथाम के लिए जैसे ही आपको प्रथम स्टेज में उसका सफ़ेद सफ़ेद दिखते हैं, उसमें से आपको सल्फर युक्त फफूंदनाशक, गंधक युक्त फफूंदनाशक दवा का उपयोग करना है। फफूंदनाशक दवा जैसे बाविस्टिन हो गया अथवा डाइथम जेड 78 हो गया, इन दवाओं का 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव करें, जिससे कि पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी से फसलों को रोका जा सकता है। सरसों का तना सड़ना या पोलियो रोग, सरसों की फसल में ये रोग फूल आने के बाद ही पनपता है।
इस रोग से तने के निचले भाग में मटमैले या भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। यह धब्बे रुई जैसे सफेद जाल से ढके होते हैं। रोगों की अधिकता में पौधा मुरझाकर टूट जाता है या फिर नीचे की ओर लटक जाता है। इसके नियंत्रण के लिए स्वस्थ और प्रमाणित बीज का ही उपयोग करें। बीजोपचार करके ही बुआई करें। गर्मियों में खेत की गहरी जुताई कर फसल के अवशेषों को नष्ट कर दें। सिफारिश से अधिक नाइट्रोजन प्रयोग ना करें। बीमारी का प्रकोप दिखाई दे तो 0.1% की दर से कार्बन डाइजिम दवा फूल की अवस्था पर 10 दिन के अंतराल में 2 बार पत्तियों व तने पर छिड़काव करें। वर्तमान में किसान भाइयों को एक समसामयिक सलाह दी जाती है कि अभी ऐसी स्थिति में किसान भाइयों से आग्रह है कि वो सायकाल सिंचाई करें और सिंचाई, जिनके पास सिंचाई की सुविधा सिंचाई करें, जिनके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है वो खेत में आसपास इकट्ठे कचड़ों को मेड़ पे जमा करके उसको जलाएं और शाम को जलाएं ताकि धुआं बन के खेत का ऊपर एक ढक आवरण सा बन जाए। लेकिन आग जलाते समय किसान भाई विशेष बात का ध्यान रखेंगे कि आग जला के वो इधर उधर ना चला जाए, क्योंकि वो आग इधर उधर फैलता है और आपकी फसलों को नुकसान भी कर सकता है। मेरे द्वारा बताए गए हम छोटी छोटी बातें और उपायों को और अपना कर कम लागत में सरसों फसल की अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं और अपनी आय बढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पुरवाई, जिला रतलाम के कृषक अंगद कुशवाहा ने। ये बीज रहित बैगन की खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अंगद कुशवाहा जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। बैगन होता है जो बहुत सारे कस्टमर्स हैं हमारे, तो वो इसलिए नहीं खाते कि भाई उसमें बीज की शिकायत रहती है। जितने भी आपके खुले में बैगन उगा रहे हैं उसमें बीज की शिकायत है कि उसकी बीज की वजह से पथरी की प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए जो हम बैगन जो ग्रो कर रहे हैं पॉली हाउस में, ये स्पेशल है और ये सीडलेस ब्रिंजल है। कह सकते हैं इसमें बीज नाम मात्र के बराबर है और बीज नहीं होते। और ये पार्थेनोकार्पिक है, इसको पॉलिनेशन की ज़रूरत भी नहीं होती परागण के लिए। तो इसके जो सबसे बड़े फ़ायदे हैं वो है इसका टेस्ट, क्योंकि इसमें बीज नहीं होते तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। प्लस यह हाईली न्यूट्रिशियस भी है। और जो सबसे मेन चीज़ है, जो आप खुले में अगर आप खेती करते हैं तो वहाँ कीटनाशी का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये पॉली हाउस और नेट हाउस में हम उगा रहे हैं तो ये चारों तरफ से कवर है, तो इसमें कोई भी कीट अंदर नहीं आ सकता। तो आप देख भी सकते हैं कि इसमें कोई भी आपका शूट एंड फ्रूट बोरर, जिसको हम तना भेदक या फिर फल भेदक के नाम से भी जानते हैं, वो सूंडी आपको कहीं नहीं दिखेगी इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि वो सूंडी ही सबसे बड़ी दिक्कत है खुले में खेती करने के लिए। तो उसमें सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है। और आप यहाँ पर जब वो दिक्कत नहीं है तो हम इसमें पेस्टिसाइड, आप ये मान के चल सकते हैं कि नाम मात्र के बराबर इसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हुआ है। देखिए, जो बेड से बेड की दूरी आप बात करेंगे तो 2 बेड की दूरी अगर सेंटर की बात करें तो 2 मीटर है, और एक बेड पे जो पौधे से पौधे की दूरी है वो 60 सेंटीमीटर है, और एक बेड पे हम एक ही लाइन लेती हैं जो पौधे की। किसान भाइयों, अब बात आती है सिंचाई प्रबंधन की। तो आप पानी की बचत के लिए पौधों की ड्रिप द्वारा सिंचाई करें। ड्रिप द्वारा सिंचाई करने से पौधे को उसके जड़ क्षेत्र के पास ही पानी मिल जाता है, जिससे पानी की बर्बादी नहीं होती। किसान भाइयों, पौधों को सहारा देना भी बहुत ही जरूरी होता है, जिससे पौधों की बढ़वार अच्छी होती है और आगे चलकर ऐसी फसल से किसानों को अच्छी क्वालिटी की अधिक पैदावार भी मिलती है। इस वक्त जो खाद पानी चल रहा है, अब तोड़ाई के बाद का शेड्यूल चल रहा है। तो अभी जो शेड्यूल है हमारा वो है हमारा 19-19-19 जो है हमारा आपका 4.5 किलो के आसपास चल रहा है। हमारा यूरिया है वो हमारा 2 किलो के आसपास है, और 0050 है जो पोटाश के लिए डाल रहे हैं हम, जो फ्रूट की क्वालिटी को बढ़ाएगा। उसका इस्तेमाल हम 2 किलो का पर एकड़ कर रहे हैं। देखिए, बीमारियां तो पॉली हाउस में है तो इसमें बहुत कम आती हैं। पहली बात, पॉली हाउस में बहुत ही कम बीमारियां आती हैं, और नेट हाउस है तो इसमें जो कीट पतंग है वो भी ना के बराबर आते हैं। तो आपकी जो कीट और जो बीमारियों की दिक्कतें हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। जो मतलब आप कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत बीमारियां आती हैं उसको आप फंजीसाइड के द्वारा कंट्रोल और नियंत्रित कर सकते हैं।
वैसे तो संरक्षित वातावरण में लगाई गई फसल में कीट रोगों का प्रकोप कम ही होता है, लेकिन फिर भी यदि आपकी फसल में छोटी पत्ती रोग जो कि लीफ होपर कीट द्वारा फैलता है, जिसमें पौधों की पत्तियां छोटी रह जाती है, पौधा बौना रह जाता है और फूल और फल नहीं बनते, अगर ऐसे लक्षण देखने में आ रहे हैं तो आप रोग से ग्रसित पौधे को निकालकर नष्ट कर दें। और रोग के नियंत्रण के लिए आप थियामेंथोक्साम दवा की 100 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ फसल में छिड़काव कर दें, जिससे आप इस रोग पर नियंत्रण पालेंगे। देखिए, ये हम लोगों ने बैगन 24 तारीख की ट्रांसप्लांटिंग है, 24 अगस्त की, और उसकी पहली तुड़ाई हमने ले ली है 24 अक्टूबर की, जो अभी गया है। इससे हमने इसकी पहली तुड़ाई स्टार्ट कर दी और अभी कंटिन्यूस चलेगी आपकी 9 साढ़े 9 महीना फसल। लास्ट ईयर हम लोगों ने जो पिछले साल लिया है, वो हमने एक पौधे की उपज हमने 10 kg तक ली है। तो हम इस बार टारगेट लेके चल रहे हैं कि हम अप्रॉक्सीमेटली 11 से 12 kg हम एक पौधे से ज़रूर उपज लें। तो इसमें आपका जो एक फल है उसका जो वज़न है वो मान के चलिए 300 से 350 ग्राम का निकल जाता है आराम से। तो 1 किलो में आपका 3 फल आराम से चढ़ जाते हैं। इसको हम इस वक्त जो मार्केट में बेच रहे हैं, जो हम अपने रिटेल सेल्स आउटलेट से बेच रहे हैं, तो अभी हम इसे 50 से 60 रुपये किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। देखिए, किसान भाइयों से तो मैं यही कहूँगा कि जो पॉली हाउस में आप ग्रो कर रहे हैं, जो अभी तक फसलें उगाई जाती थी, टमाटर, शिमला मिर्च और खीरा, आप उसकी जगह चौथी फसल आप इसको लगा सकते हैं। बस शर्त ये है कि आप इसकी मार्केटिंग अच्छे से देख लीजिए पहले, क्योंकि इसको आप अच्छे से मार्केटिंग करेंगे तो आप इसका प्रीमियम प्राइस ले सकते हैं। क्योंकि आप इसको अगर देखेंगे इस फसल को पास से, तो इसकी शाइन और इसकी चमक के ही आपको आधे से ज़्यादा रुपये मिल जाएंगे। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।